हेलो बच्चों। आज हम पढ़ते हैं संख्या और संख्या के प्रकार। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए संख्या क्या होती है। संख्या एक अंकगणितीय मान है जो हमें ये दर्शाता है कि कोई भी वस्तु की मात्रा कितनी है। ठीक है, जैसे कि भाई पैसे कितने हैं, समय क्या हुआ है, ठीक है, या भाई आपके पास कोई भी चीज़ है उसकी मात्रा कितनी है। उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, जैसे कि भाई लड़कों की संख्या, तो भाई लड़कों की संख्या हम मानते हैं 25। ठीक है, आप सुबह घर से निकले और आपने कारों को गिनना शुरू कर दिया, तो आपने बोला कि कार, आपने जब तक आप स्कूल में पहुंचे तो आपने कार देखी 60। ठीक है, और भाई जैसे हम बात करें पैसों की, तो भाई जैसे कि मेरे पास पैसे हैं कितने रुपए, 5000। तो ये जो सारी चीज़ें हैं 5000, 25, 60, ये क्या है, गणित का मान है जो हमें बताता है कि कोई भी वस्तु कितनी उपस्थित है। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं कि संख्या के प्रकार। तो सबसे पहले आता है हमारे पास प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को कैपिटल एन से लिखा जाता है। तो प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जो एक से शुरू होकर और कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। एक से शुरू होकर कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। ठीक है, और इसको कैपिटल एन से लिखा जाता है। ठीक है, दूसरा है हमारा पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसमें प्राकृतिक संख्या के साथ साथ जीरो और जोड़ दिया जाता है, यानी कि वो संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं उन्हें बोलते हैं पूर्ण संख्याएं, और पूर्ण संख्याओं को W से लिखा जाता है। ठीक है, तीसरा है हमारा पूर्णांक। तो देखो भाई पूर्णांक क्या होता है, देखो नेगेटिव यानी कि नकारात्मक संख्याएं, सकारात्मक संख्याएं और ज़ीरो। यानी कि हमारे पास एक थैला है और उस थैले में हमने क्या डाल दिया, माइनस वाली संख्याएं भी डाल दी, ज़ीरो भी डाल दी और प्लस वाली संख्याएं भी डाल दी। ठीक है, तो उस इन तीनों के योग को क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। तो देखो प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं, भाई प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू हुई थी, एक से शुरू हुई थी, उसमें क्या जोड़ दिया, शून्य, और उसमें क्या जोड़ दिया, ऋणात्मक संख्याएं, और उसमें नेगेटिव नंबर भी जोड़ दिए, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, पूर्णांक प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक को Z से भी लिखा जाता है और I से भी लिखा जाता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, यानी कि हमारे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और हमारे पूर्णांक ये कभी भी दशमलव में नहीं होते, ये कभी भी दशमलव में नहीं होते। ठीक है, यानी कि एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। फिर आता है हमारा सम संख्याएं। सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो दो से पूर्णतः रूप से भाग हो जाती हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए 2, 4, 6, 8, 26 आदि। ठीक है, यानी कि वो संख्याएं जो पूर्ण रूप से दो से भाग हो जाती हैं उन्हें कहते हैं सम संख्याएं। ठीक है, फिर आगे आता है हमारा विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो दो से पूर्ण रूप से भाग नहीं होती। उदाहरण के लिए देखो 3, 5, 7, 9, 11 और इत्यादि। ठीक है, तो विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो दो से पूर्ण रूप से भाग नहीं होती। ठीक है, अगला है हमारा अभाज्य संख्या। ठीक है, बड़ी ध्यान से समझना, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती उन्हें अभाज्य संख्या कहा जाता है। ठीक है, ये वो संख्या होती हैं जो केवल एक से और स्वयं से विभाजित होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखो 2, अगर मैं 2 को भाग करूं या तो ये 1 से भाग होगा या फिर ये 2 से ही भाग होगा। ठीक है, उदाहरण के लिए देखो 3, या तो ये 1 से भाग होगा या फिर किससे होगा, 3 से होगा। उदाहरण के लिए देखो 5, किससे होगा, या तो 1 से होगा या फिर 5 से होगा। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं से भाग होती हैं या फिर 1 से भाग होती हैं उन्हें बोला जाता है अभाज्य संख्या। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। आगे है हमारा भाज्य संख्या। तो भाई वे संख्याएं
जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से पूर्ण विभाजित हो जाती है उन्हें भाज्य संख्या कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो एक से भी भाग होती है, स्वयं से भी भाग होती है और किसी अन्य से भी भाग होती है। तो देखो जैसे कि भाई मेरे पास है 4, तो 4 एक से भी भाग होता है, 2 से भी होता है और 4 से भी होता है। फिर है मेरे पास 6, देखो भाई 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है और 6 से भी होता है। ठीक है, उसके बाद है 8, 1 से भी विभाजित होता है, 2 से भी विभाजित होता है, 4 से भी होता है और 8 से भी होता है। तो यानी कि वो संख्याएं जो स्वयं से भी भाग होती हैं, 1 से भी भाग होती हैं और अन्य संख्याओं से भी भाग होती हैं उन्हें कहते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, अगला है हमारा परिमेय संख्या। तो देखो भाई परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे p बटा क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जिसे p बटा क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। p और क्यू मेरे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। p और क्यू क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। क्यू कभी भी जीरो नहीं होगा लेकिन p जीरो हो सकता है। क्यू कभी भी जीरो नहीं होगा लेकिन p जीरो हो सकता है। तो उदाहरण से समझेंगे भाई। देखो जैसे मैंने लिख दिया 2/5, तो अब देखो p मेरा कितना है 2, क्यू मेरा कितना है 5। ठीक है, तो ये p बाई क्यू के रूप में लिखा है, तो ये कौन सी संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं भाई। जैसे मैंने लिख दिया -3/4, तो यहाँ पर p मेरा कितना हो गया -3, क्यू मेरा कितना हो गया 4 और ये p बटा क्यू के रूप में लिखी हुई है, तो ये भी कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब जैसे भाई मैंने लिख दिया 0, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 0/1, तो जो 0 है ये भी हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे कि मैंने लिख दिया 2, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 2/1 लिख सकता हूँ ना, 2/1, तो ये भी हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अगला है हमारा अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि √2, अब हमें इसका मान भी नहीं पता और इसे p बाई क्यू के रूप में भी नहीं लिख सकते। जैसे कि हो गया √3, √5, √7, और हमेशा ध्यान रखना पाई भी हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अगला है हमारा सह अभाज्य संख्या। ठीक है, तो इसको पहले एग्जाम्पल से समझो। सह अभाज्य संख्या वो दो संख्याएं होती हैं, ऐसी दो संख्याएं, जैसे कि मैंने लिया एक 2 और 3, ऐसी दो संख्याएं जिनमें सिर्फ एक कॉमन होता है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं होता। ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसमें हमारा सिर्फ एक कॉमन होता है, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता। दोबारा से उदाहरण से समझेंगे। जैसे कि मैंने लिख दिया 3 और 5, तो भाई ये ऐसी दो संख्या, इन दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ एक कॉमन है। अगली संख्या है मेरी 4, 5, दोनों में क्या कॉमन है, एक कॉमन है, तो ये कौन सी होगी, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, अगला मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, 5, 7, दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ क्या कॉमन है, एक कॉमन है। तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं।